हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आज की इस क्लास में। और आज की जो क्लास होगी वो हमारे जितने भी सिविल एग्जाम्स होते हैं जिनमें हमारा ज्योग्राफी सब्जेक्ट पूछा जाता है। अब जितने भी सिविल एग्जाम्स हो गए, जितने भी हमारे टीचिंग एग्जाम्स हो गए, इसमें हमारा इसमें रिसेंटली देख सकते हैं आप लोग टीआरई 4 है, बीपीएससी टीआरई 4 हो गया, जितने भी हमारे राजस्थान हो गया, राजस्थान टीचर का हो गया। तो जितने भी टीचिंग एग्जाम्स हैं और जितने भी सिविल एग्जाम्स हैं, और जो बच्चे 9-10 की तैयारी करते हैं, जो एनसीईआरटी पढ़ते हैं, तो उनसे संबंधित एक क्लास होने वाली है। और आज हम देखेंगे यहाँ पे भारत का सामान्य परिचय समझेंगे, और यहाँ पे और विश्व में जो भारत की विश्व पटल में भारत की स्थिति क्या होती है, तो इन सब हम यहाँ पे फैक्ट्स को देखेंगे। तो बात करते हैं, सबसे पहले हम अपने भारतीय भूगोल में हमको क्या पढ़ना है पहले ये समझ लेते हैं। तो सबसे पहले देखें यहाँ पे हम भारत का परिचय हम पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे भारत का परिचय, सामान्य परिचय देखेंगे, फिर पढ़ेंगे भारत की स्थिति क्या होती है, और फिर देखेंगे यहाँ पे भारत का आकार क्या होता है। इन सब हम चीज़ों को यहाँ पे देखेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये हमारा भारत का मैप बना हुआ है। आप मैप भी अच्छे से बनाइएगा। ठीक, तो यहाँ पे हम समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं भारत का सामान्य परिचय की। तो सामान्य परिचय में हम सबसे पहले पढ़ेंगे भारत के अन्य नाम कौन-कौन से हैं। देखो, भारत का एक हमारा नाम तो भारत है ही है। फिर उसके बाद क्या होता है, इसको हम इंग्लिश में ऐसे कह देते हैं, इसको इंडिया कहते हैं। ठीक, तो यहाँ पे इंडिया हो गया, हिंदुस्तान हो गया, भारत हो गया, आर्यावर्त हो गया, जम्बूद्वीप हो गया। अब इन नामों को समझेंगे, इनका इतिहास क्या रहा है, किन लोगों ने इन नामों को दिया है, अर्थात किन लोगों ने इन नामों को इसे प्रदान किया है, ये नाम प्रदान किए हैं, इनको देखते हैं। सबसे पहले देखेंगे हम इंडिया को। तो इंडिया की अगर बात कर लेते हैं, तो इंडिया को देने वाले थे, ये इंडिया जो नाम दिया है वो दिया है ग्रीक लोगों ने। ये दिया है ग्रीक अर्थात यूनानियों ने। अब इसका इतिहास क्या रहा है इसको समझते हैं। देखो, ये भारत का मैप बना हुआ है। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं ये हमारी इंडस रिवर है। ठीक, ये इंडस रिवर भारत के उत्तर से होके जा रही है, और ये भारत के उत्तर से होकर जाती है और पाकिस्तान क्षेत्र से होते हुए सिंध क्षेत्र आती है और अरब सागर में गिर जाती है। इस इंडस रिवर के किनारे जो घाटी थी, जैसे यहाँ पे आप समझ सकते हैं ये हो गई घाटी। इस इंडस रिवर की घाटी में कुछ लोग निवास करते थे। इनको यूनानियों ने इंडियन कहा। इंडस रिवर की वजह से इनको यूनानियों ने इंडियन कहा। अब ये लोग जिस क्षेत्र में निवास करते थे, उस क्षेत्र को इन्होंने इंडिया कहा। किसने कहा? यूनानियों ने। तो इस प्रकार से ऐसे इंडिया नाम पड़ता है। ये आप समझ चुके होंगे। अब सबसे उसके बाद देखते हैं हिंदुस्तान। बात करते हैं हिंदुस्तान नाम कैसे पड़ता है, इसको समझते हैं। तो सिंधु नदी को कहते, देखो इंडस रिवर को कहते हैं हिंदी में सिंधु नदी। ठीक, तो इसको सिंधु नदी कहते हैं। अब हिंदुस्तान जो नाम दिया है उसको दिया है ईरानियों ने, या फिर कह सकते हैं पर्शियन ने। तो हिंदुस्तान नाम दिया है ईरानियों ने या पर्शियन ने, इसको पर्शियन भी कह सकते हैं। तो ईरानियों ने क्या किया, इस सिंधु नदी को ईरानी लोग जो थे वो सिंधु उच्चारित नहीं करते, ना करके हिंदू उच्चारित करते थे। मतलब वे सिंधु नदी को सिंधु उच्चारित नहीं करते थे, वे इसको हिंदू कहते थे। अब चूंकि हिंदू नदी कहते थे और हिंदू नदी हो गई, तो हिंदू नदी के किनारे जो लोग रहते हैं, इसकी घाटी में जो लोग रहते हैं, उनको इन्होंने हिंदुस्तानी कहा। और इस क्षेत्र को जहाँ पे हिंदुस्तानी लोग रह रहे हैं, इन्होंने हिंदुस्तान कहा। तो इस प्रकार से ये हिंदुस्तान नाम का इतिहास है। अब समझ सकते हैं उसके बाद भारत नाम कैसे पड़ता है। तो भारत को समझते हैं यहाँ पे। भारत की बात कर लें तो एक होते हैं शकुंतला के पुत्र भरत। तो भारत नाम जो पड़ता है वो पड़ता है शकुंतला के पुत्र भरत के नाम पर। ये भारत का नाम पड़ता है। तो पूछा जा सकता है कि राजवंश के नाम पर मतलब क्या नाम भारत का पड़ता है, तो वो एक प्रकार से राजवंश के नाम पर भारत का नाम यहाँ पे पड़ता है। अब उसके बाद देखो यहाँ पे समझ सकते हैं, फिर कहता है आर्यावर्त। इसका नाम एक और होता है आर्यावर्त, इसको कहते हैं। तो ये पड़ता है नाम आर्यों की भूमि की वजह से, इसको भारत को आर्यों की भूमि कहा जाता था, इसलिए इसको कह सकते हैं आर्यों की भूमि। अब आर्य लोगों को हम कहते हैं बुद्धिजीवी प्राणी होते थे। यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि बुद्धिजीवी प्राणी। ठीक, तो आर्यों की भूमि इससे कही जाती थी, इसलिए इसका नाम आर्यावर्त भी कहा जाता है। अब बात करते हैं जम्बूद्वीप की। तो जम्बूद्वीप क्या होता है, जम्बूद्वीप जो है यह नाम पुराणों में मिलता है। तो भारत का यह नाम पुराणों में मिलता है।
तो इस प्रकार से आप जो इंडिया के हमारे भारत के 5 नाम यहाँ पे दिए गए हैं, इनका इतिहास कैसे क्या है, किन लोगों ने इसे ये नाम दिए हैं, इनको आप समझ चुके होंगे। अब बात करते हैं आगे हम भारत के सामान्य परिचय में भारत के क्षेत्रफल के बारे में। तो भारत के क्षेत्रफल की अगर बात कर लेते हैं, तो इसका क्षेत्रफल होता है 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर। तो ये हमारा भारत का क्षेत्रफल होता है। ये तो एक फैक्ट है, पॉइंट है, आपको इसको याद करना होगा। फिर बात करते हैं विश्व के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भारत है। ये आप समझिए कि विश्व के कुल क्षेत्रफल का, तो यह होता है विश्व के कुल क्षेत्रफल का 2.4% होता है। आगे बात करते हैं, कह रहा है क्षेत्रफल में भारत का विश्व में स्थान क्या है। तो इसका विश्व में स्थान होता है 7वां स्थान होता है। ये आप याद रखिए, इसका स्थान कितना होता है, तो इसका स्थान 7वां होता है, 7th। फिर उसके बाद अगर बात कर लें, यहाँ पे हम देखेंगे कि क्षेत्रफल में भारत, देखो क्षेत्रफल में भारत का तो स्थान 7वां आता है, लेकिन उससे बड़े भी देश होंगे। तो उससे बड़े देश कौन कौन से हैं, इनको समझते हैं। तो सबसे बड़ा देश क्षेत्रफल में आता है हमारा रूस आता है। फिर उसके बाद आता है कनाडा आता है, ठीक, आप देख सकते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पे अमेरिका आता है। फिर चौथे नंबर में चीन आता है, पांचवें में ब्राजील आता है, और छठे में ऑस्ट्रेलिया आता है। सातवें में हमारा भारत हो गया, जिसको अभी हमने यहाँ पे 7वां स्थान दिया है। फिर 8वां स्थान आप याद कर सकते हैं, इसको अर्जेंटीना इसमें आता है 8वें स्थान में। ठीक, तो यहाँ तक के आपको देशों के नाम आने चाहिए, क्योंकि जो भारत का 7वां स्थान है, तो उससे पहले जो बड़े क्षेत्रफल में कौन कौन से हैं, और भारत के बाद वाला कौन सा है क्षेत्रफल में भारत से। ठीक, तो ये आपको पता होनी चाहिए। फिर उसके बाद बात कर लेते हैं कि भारत की जनसंख्या के बारे में। तो ये हम सामान्य परिचय के ही अंतर्गत पढ़ रहे हैं कि भारत की जनसंख्या की बात कर लें। तो पॉपुलेशन ऑफ इंडिया की अगर हम बात करते हैं, तो 2011 की जनगणना के अकॉर्डिंग क्या होता है कि भारत की जनसंख्या कितनी है। तो ये समझते हैं कि कितनी जनसंख्या है भारत की। तो इसकी जनसंख्या है 121 करोड़ होती है 2011 के अकॉर्डिंग। और कह रहा है विश्व की जनसंख्या का कितने प्रतिशत है, तो भारत विश्व की जनसंख्या का 17.5% है, मतलब जो है 17.5%। फिर कहता है कि भारत की जनसंख्या के अनुसार इसकी रैंक क्या है। ठीक, तो रैंक को अगर समझेंगे यहाँ पे हम, तो रैंक होती है इसकी जनसंख्या के अकॉर्डिंग सेकंड रैंक होती है। अब फर्स्ट किसकी होती है, तो जनसंख्या में फर्स्ट हमारा चाइना आता है, ये चीन हो जाएगा। तो ये आप सामान्य परिचय समझ सकते हैं। इसके बाद कुछ एक और पॉइंट हो सकता है कि भारत की अगर बात कर लें, तो इसको हम समझेंगे स्थिति में। ठीक है, देखो भारत की स्थिति की आगे बात करेंगे, तो इसको हम स्थिति को देखते हैं आगे। ठीक, तो हम स्थिति को समझेंगे अब, भारत की स्थिति और भारत का आकार समझते हैं आगे। एक पॉइंट आप लिख सकते हैं यहाँ पे, भारत, यहाँ पे लिख दे रहे हैं भारत कहाँ पे है, तो भारत एशिया महाद्वीप में है, एशिया महाद्वीप। और पूछेगा किस दिशा में एशिया महाद्वीप में है, तो ये होता है दक्षिणी दिशा में। इसमें होता है तो दक्षिणी दिशा में। ये पॉइंट आप याद रखिए कि भारत एशिया महाद्वीप में दक्षिणी दिशा में होता है। अब बात करते हैं भारत की स्थिति और आकार के बारे में। तो ये आप नोट कर लीजिए, इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर नोट कर लीजिए। इसको हम रफ किए देते हैं। अब आगे हम बात करने वाले हैं भारत की स्थिति और आकार के बारे में। ठीक है, तो यहाँ पे हम डालते हैं कि भारत का पहले तो बात करते हैं आकार की। तो भारत का आकार आप यहाँ पे ग्राफ में भी देख सकते हैं कि भारत का आकार चतुष्कोणीय टाइप का आपको दिख रहा है। तो कैसा होता है, चतुष्कोणीय होता है, चतुष्कोणीय होता है, मतलब ऐसे होता है। ठीक, तो ये बात हो गई आकार की। ठीक है, आगे हम बात करते हैं भारत की स्थिति के बारे में। अगला पॉइंट आता है भारत की स्थिति क्या है। तो इसका एक कॉन्सेप्ट आप समझिए, भारत की स्थिति का एक कॉन्सेप्ट इसमें है, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्स में हमारा पूछा भी जाता है, इसको आपको आना चाहिए
कि मतलब क्या होता है शुरुआत में महाद्वीपों का कैसे क्या विस्तार होता है, सबसे पहले इसको समझते हैं। तो इसमें होता ये है कि लगभग 400 मिलियन वर्ष पूर्व कार्बोनिफेरस युग में, ठीक है? 400 मिलियन वर्ष पूर्व और कार्बोनिफेरस युग में क्या होता है कि भारत जो होता है अफ्रीका महाद्वीप में स्थित होता है। अभी वर्तमान में तो भारत एशिया महाद्वीप में है, ठीक, लेकिन 400 मिलियन वर्ष पूर्व भारत अफ्रीका महाद्वीप में था। और पृथ्वी जो थी करोड़ों वर्ष पूर्व पृथ्वी जो होती है वो 2 भागों में बटी होती है। कौन से वे 2 भाग हैं इनको समझते हैं। तो हम यहाँ पे पृथ्वी बना लेते हैं, एक मतलब एक ग्लोब बना लेते हैं, पृथ्वी जिसको हम पृथ्वी का रूप देते हैं। यहाँ पे हम एक ग्लोब बना लिया। ठीक। अब यहाँ पे समझते हैं कि हम कह रहे हैं कि पृथ्वी 2 भागों में डिवाइड होती है। वे कौन-कौन से भाग होते हैं? तो एक होता है हमारा पृथ्वी में ज़मीनी भाग होता है, तो एक होता है यहाँ पे पृथ्वी में ज़मीनी भाग होता है, तो ये हम जो बना रहे हैं इसको कहते हैं ज़मीनी भाग। और ये हमारा जो होता है इसको कहते हैं जलीय भाग। ये होता है जलीय भाग, इसको कहते हैं जलीय भाग। और ये होता है हमारा ज़मीनी भाग। अब इस ज़मीनी भाग को क्या नाम देते हैं और जलीय भाग को क्या नाम देते हैं इसको समझते हैं। तो इस ज़मीनी भाग को नाम देते हैं, इसको कहते हैं पैंजिया और इसको कहते हैं जलीय भाग को पैंथालाशा। ठीक। तो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि करोड़ों वर्ष पूर्व पृथ्वी सिर्फ 2 भागों में बटी हुई थी, एक ज़मीनी भाग, एक जलीय भाग। जलीय भाग को पैंथालाशा और ज़मीनी भाग को पैंजिया कह दिया। फिर आगे होता यह है कि पृथ्वी में गतिविधियाँ होती हैं, उसके बाद होता ये है कि ये पैंजिया 2 भागों में टूट जाता है। कई भागों में आगे तो वो कई भागों में टूटेगा, लेकिन पहले यहाँ पे सबसे पहले 2 भागों में टूटता है। अब वे 2 भाग कौन-कौन से होते हैं, यहाँ पे समझ लेते हैं। देखो, इसके बाद हम यहाँ पे ये जो टूटने वाला है, इसको बना रहे हैं। यहाँ पे हम बना लेंगे एक, यहाँ पे भी हम ग्लोब बना लेंगे। अब ये टूटने के बाद की स्थिति हम यहाँ पे बना रहे हैं। तो टूटने के बाद होता क्या है कि ये जो पैंजिया है 2 भागों में कैसे टूटेगा इसको देखते हैं। तो ये जो पैंजिया है, ये ऐसे हमारा हो गया। हुँ, और ये हमारा ऐसे हो गया। ये हमारा पैंजिया 2 भागों में टूट गया। ठीक, 2 भागों में टूट गया, तो ये जो ऊपरी टूटा हुआ भाग होता है, इसको हम क्या कहते हैं? इसको कहते हैं अंगारा लैंड। और जो निचला टूटा हुआ भाग पेंजिया का होता है, इसको कहते हैं गोंडवाना लैंड। क्या कहते हैं इसको? इसको कहते हैं गोंडवाना लैंड कहते हैं। अब ये जो बीच का क्षेत्र है ना, ये जो इसमें पानी भरा हुआ है, ये बीच का क्षेत्र, इसको कहते हैं टेथीस सागर। तो क्या कहेंगे? इसको कहेंगे टेथीस सागर। अब पृथ्वी पर बनने वाला सबसे पहला सागर इसको कहते हैं, क्योंकि हम यहाँ पे देख रहे हैं कि पृथ्वी पहले 2 भागों में डिवाइड थी, वो 2 उसके बाद क्या था, ये जो पैंजिया क्षेत्र था ये टूट जाता है और यहाँ पे जो बीच का क्षेत्र होता है, खाली क्षेत्र जिसमें पानी भरा हुआ है, इसको यहाँ पे टेथिस सागर नाम दिया जाता है। तो सबसे पहला पृथ्वी पर बनने वाला सागर इसी को कहते हैं। तो इस प्रकार से अब इसके बाद की स्थिति क्या है? तो इसके बाद होगा ये कि ये गोंडवाना लैंड हो गया और जो अंगारा लैंड हो गया, ये क्षेत्र भी बाद को कई भागों में टूटेंगे। तो इनको समझते हैं कि अंगारा लैंड किन-किन भागों में टूटता है और गोंडवाना लैंड किन-किन भागों में टूटता है, इनको देख लेते हैं। ठीक? तो यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं, देखो, यहाँ पे हम इसको रफ कर दे रहे हैं और टेथिस सागर आप यहाँ लिख लीजिए। यहाँ पे टेथिस सागर लिख दिया। अब यहाँ पे हम बात करते हैं कि अंगारा लैंड, पहले तो यहाँ पे बात करेंगे अंगारा लैंड की। कि अंगारा लैंड किन-किन भागों में टूटता है, तो अंगारा लैंड हमने हेडिंग डाल दी और यह 3 भागों में टूट रहा है, इसको समझते हैं। तो 3 भाग कौन-कौन से हो जाएँगे? तो सबसे पहला भाग हमारा हो जाता है इसमें, चूँकि देखो अंगारा लैंड उत्तरी दिशा में है, मतलब ऊपरी दिशा में है, तो यहाँ पे ये टूटता है उत्तरी दिशा में है, तो उत्तरी अमेरिका में टूटता है। अब ये जो क्षेत्र आप देखेंगे प्रेजेंट में सब उत्तरी दिशा में आपको मिलते हैं, मतलब उत्तरी गोलार्ध में आपको मिलते हैं। तो ये उत्तरी अमेरिका में टूटता है, यूरोप में टूटता है,
और एशिया में टूटता है। 3 भागों में ये हमारा अंगारा लैंड टूट जाता है। अब आगे बात करते हैं गोंडवाना लैंड किन-किन क्षेत्रों में टूटता है। तो गोंडवाना लैंड जो टूटता है वो 4 भागों में टूटता है। तो इसको हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं, कहाँ पे लिख दें इसको? चलो यहीं पे लिख दे रहे हैं। गोंडवाना लैंड। गोंडवाना लैंड। ये भी हमारा कितने भागों में? तो ये 4 भागों में टूटता है। तो 3, 4 ये कौन-कौन से भाग हैं? तो सबसे पहला हमारा आता है इसमें, अब गोंडवाना लैंड जो होगा उसमें दक्षिणी गोलार्ध के जो क्षेत्र होंगे वो आएँगे। तो इसमें हमारा आ जाता है अफ्रीका, हुँ, दक्षिण अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया आ जाता है। तो चौथा जो आ जाता है, चौथे नंबर में क्या आएगा? तो चौथे नंबर में हमारा आता है इसमें अ, आर्कटिक। क्या आता है? तो ये आता है आर्कटिक। सही है। तो ये 4 क्षेत्र जो होते हैं हमारे गोंडवाना लैंड के होते हैं। दक्षिण हमारा अफ्रीका आ जाता है इसमें, दक्षिण अमेरिका आ जाता है, ऑस्ट्रेलिया आ जाता है, आर्कटिक आ जाता है। तो ऐसे आप इनको समझ सकते हैं। अब देखो होता क्या है, अब यहाँ पे हमने बात की थी भारत की स्थिति की, तो अब समझते हैं भारत की स्थिति कैसे क्या होती है। देखिए, जब गोंडवाना लैंड यहाँ पे टूट रहा होता है 4 भागों में, इस समय भारत जो है अफ्रीका महाद्वीप में था। कहाँ पे था? इस समय भारत यहाँ पे था। समझिए इसको, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे। भारत गोंडवाना लैंड के विखंडन टूटने के समय भारत अफ्रीका महाद्वीप का हिस्सा था। लेकिन क्या होता है उसके बाद, जो अफ्रीका महाद्वीप में ये स्थित होता है इस समय, लेकिन इंडियन प्लेट आगे जाके टूट जाती है। तो इंडियन प्लेट के टूट जाने से यह जो है भारत आगे जाकर के हमारा एशिया महाद्वीप में मिल जाता है। जैसे यहाँ पे क्या होता है कि हम लोग देखते हैं कि ऐसे हमारा ये अफ्रीका बना हुआ होता है विश्व में अगर बात करें, फिर ये हमारा यहाँ पे भारत होता है। तो ये भारत पहले ये भारत यहीं पे था। ये अफ्रीका हो गया, हम्म, और ये हमारा एशिया, यहाँ पे एशिया महाद्वीप यहाँ पे लगता है। तो भारत पहले अफ्रीका में था किस समय? गोंडवाना लैंड के समय, विखंडन के समय। बात को इंडियन प्लेट यहाँ से टूट जाती है और यहाँ पे भारत खिसक करके एशिया महाद्वीप में चला जाता है और एशिया महाद्वीप का हिस्सा हो जाता है। तो वर्तमान की बात कर लें तो वर्तमान में भारत एशिया महाद्वीप का हिस्सा है। तो ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है? तो अब इसको हम रफ किए देते हैं। अब आगे हमारा जो अगला पॉइंट होगा, तो अगले पॉइंट में हम समझेंगे भारत की स्थिति। हमने यहाँ पे देख लिया कैसे क्या होती है कि जो है जो पैंथालौसा होते हैं और जो है हमारा जो है ठीक है। तो इन चीजों पे हमने भारत की स्थिति को समझ लिया है, कैसे क्या अफ्रीका से कैसे क्या टूट के एशिया महाद्वीप में मिल जाता है। अब समझेंगे ग्लोब में भारत की स्थिति। यहाँ पे हम लिख देते हैं ग्लोब में, ग्लोब में भारत की स्थिति। ठीक, तो ग्लोब में भारत की स्थिति को समझते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ग्लोब में कह रहा तो ग्लोब बना देंगे। अब ग्लोब बना दिया हमने, तो ये हमारी नॉर्थ दिशा हो गई, ठीक, तो इसको हम कह देते हैं उत्तरी ध्रुव। और ये साउथ दिशा हो गई, इसको हम कहते हैं दक्षिणी ध्रुव। अब ये यहाँ से 0 डिग्री देशांतर पर एक हमारी रेखा होती है जिसको कहते हैं अक्षांश रेखा। 0 डिग्री अक्षांश कह सकते हैं इसको, इसको हम कह सकते हैं। देखो ये हमारा उत्तरी दिशा हो गई, तो ये उत्तरी ध्रुव यहाँ पे होता है, ये दक्षिणी ध्रुव होता है। और यहाँ पे 0 डिग्री पर एक अक्षांश रेखा होती है जिसको कहते हैं 0 डिग्री अक्षांश कहते हैं। या फिर इसको हम और कौन कौन से अन्य नाम इनको कहते हैं जो हमको कंफ्यूज अक्सर करते हैं, इनको समझते हैं। तो 0 डिग्री अक्षांश कह सकते हैं इसको। एक कह सकते हैं विषुवत रेखा, इसको कह सकते हैं, ठीक है, विषुवत रेखा कह सकते हैं। एक इसको हम विषुवत वृत्त भी इसको कहते हैं, इसी की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे। ये जो रेखा है इसको विषुवत वृत्त भी कहते हैं, इसको हम भूमध्य रेखा भी कह सकते हैं। तो यहाँ पे 4 नाम देखने को मिल जाते हैं। अब उसके बाद बात करते हैं, यहाँ पे एक हमारी 0 डिग्री देशांतर होती है रेखा, इसको कहते हैं 0 डिग्री देशांतर, आप कह सकते हैं 0 डिग्री देशांतरी रेखा।
ठीक है? तो भारत की स्थिति ग्लोब में समझते हैं, तो यहाँ पे क्या होता है, भारत की स्थिति की बात कर लें तो ये होती है उत्तर-पूर्व में, उत्तर-पूर्व में। ये आपको याद रखना होगा, उत्तर-पूर्व में होती है। अब उत्तर-पूर्व की अगर बात कर लें, यहाँ पे 2 दिशाओं का सिस्टम कैसे होता है, ये नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया, ये वेस्ट हो गया, ये ईस्ट हो गया। तो उत्तर-पूर्व कह रहा है तो उत्तर ये हो गया, पूर्व ये हो गया, इनके बीच से एक लाइन खींचा हमने तो ये हो जाता है उत्तर-पूर्व, नॉर्थ ईस्ट। तो भारत हमारा नॉर्थ ईस्ट में स्थित है। तो यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट की कौन सी हो रही है, नॉर्थ, ये नॉर्थ हो गया, ये वेस्ट हो गया, ये ईस्ट हो गया। तो ये नॉर्थ, ये ईस्ट, यहाँ पे मतलब भारत होगा, तो हम यहाँ पे भारत को बना लेंगे। तो ये हमारा भारत हो गया, ये भारत हो गया। अब देखो यहीं पे ग्लोब में हम लोग पढ़ते हैं कि क्या होता है ग्लोब में, एक होती है कर्क रेखा, एक होती है मकर रेखा। तो अक्सर हमने पढ़ा होगा कि कर्क रेखा भारत को 2 भागों में डिवाइड करती है। तो यहाँ से हमारी ये कर्क रेखा जा रही है। ये देखो भारत को 2 भागों में डिवाइड कर रही है। आप देख सकते हैं, ये भारत को 2 भागों में डिवाइड कर रही है और ये कितने अक्षांश पर होती है, तो 23.5 डिग्री नॉर्थ पर होती है। एक होती है हमारी मकर रेखा, ये। तो ये होती है हमारी 23.5 डिग्री साउथ पर होती है। ठीक, तो ये कर्क हो गई, ये कर्क रेखा हो गई, ये कर्क है, तो ये हमारी मकर है। तो आप ग्लोब में भारत की स्थिति को समझ सकते हैं कि ग्लोब में भारत की स्थिति कैसी है, तो उत्तर पूर्व है स्थिति। ठीक है, तो उत्तर पूर्व स्थिति होती है। ये आप समझ चुके होंगे हमारे हिसाब से। और उसके बाद अब उसके बाद क्या होता है, देखो अगले हमारे जो है टॉपिक में हम पढ़ेंगे इसके बाद। ये हमारा लगभग भारत का जो स्थिति हो गया, आकार हो गया और भारत का सामान्य परिचय यहाँ पे समाप्त होता है। इसके बाद जो अगला टॉपिक होता है वो है हमारा भारत के पड़ोसी देश। ठीक है, तो अगला टॉपिक होगा भारत के पड़ोसी देशों को हम पढ़ेंगे और भारत के जो पड़ोसी देश होते हैं उनकी सीमाएं, कितने क्या देश होते हैं, कितनी क्या सीमाएं लगती हैं, है ना, उनको पढ़ेंगे। तो यहाँ पे अभी हमारा एक टॉपिक और शेष बचा है, उसको हम पढ़ लेते हैं पहले। तो अगले जो दूसरा लेक्चर होगा उसमें हम भारत के पड़ोसी देश पढ़ेंगे। एक हमारा अभी टॉपिक छूट रहा है, उसको समझ लेते हैं। देखो अब हम पढ़ेंगे भारत के मैप में जो उत्तरी बिंदु क्या होता है, दक्षिणी बिंदु क्या होता है, पूर्वी बिंदु क्या होता है और पश्चिमी बिंदु क्या होता है। इनको समझते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे भारत का दक्षिणी बिंदु। देखो भारत के दक्षिणी बिंदु की अगर बात कर लें तो भारत का एक होता है दक्षिणी बिंदु, एक कहते हैं भारत का मुख्य भूमि का दक्षिणी बिंदु। ये दो चीजें आप समझिए, यहाँ पे लोग कंफ्यूज होते हैं। भारत का दक्षिणी बिंदु और भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणी बिंदु ये अलग अलग होते हैं। तो हम समझते हैं पहले भारत का दक्षिणी बिंदु। तो भारत का दक्षिणी बिंदु हमारा होता है यहाँ पर। ये हमारा अंडमान हो गया, ये निकोबार द्वीप समूह हो गया। तो ये निकोबार के अंतर्गत यहाँ पे जो सबसे नीचे वाला, भाई सबसे नीचे होगा तभी तो इसको दक्षिणी कहा जाएगा। तो सबसे नीचे हमारा होता है, इसको हम कहते हैं इंदिरा, इसको कहते हैं इंदिरा पॉइंट। इस भारत के दक्षिणी बिंदु को इसको इंदिरा पॉइंट कहते हैं। और ये कहाँ पे है, तो ये हमारा कहाँ पे है, तो ये ग्रेट निकोबार में है। कहाँ पे, ग्रेट निकोबार में है इंदिरा पॉइंट। एक इस इंदिरा पॉइंट का एक अन्य और नाम है जिसको हम कहते हैं पिग्मेलियन पॉइंट। इसका एक और अन्य नाम है, यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं ऊपर आपको दिखे। इसको एक अन्य नाम कहते हैं, इसको पिग्मेलियन पॉइंट, पिग्मेलियन पॉइंट। अब देखो, अब ये जो पिग्मेलियन पॉइंट है इसका इसकी अक्षांशी स्थिति पूछता है एग्जाम में। ये इंपॉर्टेंट है, ये बहुत एग्जाम में आता है कि भाई पिग्मेलियन पॉइंट या दक्षिणी बिंदु की अक्षांशी स्थिति क्या है। तो इसकी अक्षांशी स्थिति होती है 6 डिग्री 4 मिनट या 45 मिनट, ऐसे लिख सकते हैं। ठीक, ये होती है। तो ये इसकी अक्षांशी स्थिति होती है। ये हो गया। अब उसके बाद देखते हैं कि भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणी बिंदु कौन सा होता है। देखो मुख्य भूमि ये होती है, जो भारत का ये क्षेत्र आप देख रहे हैं, ये पूरा ये क्षेत्र, ये होता है हमारा भारत का मुख्य भूमि। तो मुख्य भूमि का दक्षिणी बिंदु, अब ये मुख्य भूमि आ रही है और यहाँ पे हमारा सबसे नीचे ये दक्षिणी बिंदु हो गया। ये इसको नाम देते हैं हम, ये है कहाँ पे, पहले तो ये है कन्याकुमारी में। कहाँ पे है, तो ये है कन्याकुमारी में है, ये है कन्याकुमारी में है। और ये इसका अक्षांशी स्थिति क्या है, इसको देख लेते हैं। और जो है इसको एक और अन्य नाम क्या है इसका, तो इसको कहते हैं कैमोरिन, इसको कहते हैं कैमोरिन। हम्म
और ये कन्याकुमारी कहाँ पे है? तो तमिलनाडु में है, ठीक। और इसकी अक्षांशीय स्थिति की अगर बात कर लें तो ये होता है 8 डिग्री 4 मिनट, ये होता है। तो हमारा ये दक्षिणी बिंदु भी मुख्य भूमि का दक्षिणी बिंदु जाता है। आगे बात करते हैं उत्तरी बिंदु, भारत का सबसे उत्तरी बिंदु। तो ये यहाँ पे हमारा उत्तरी बिंदु है। इसको हम नाम देते हैं क्या? तो इसको हम कहते हैं इंदिरा कॉल। इसको कहते हैं इंदिरा कॉल कहते हैं। इंदिरा कॉल कहते हैं। अब ये है कहाँ पे? तो ये है हमारा कहाँ पे? तो ये है हमारा तिब्बत, नहीं नहीं, ये है तिब्बत नहीं, ये हमारा है लद्दाख में और सियाचिन ग्लेशियर में। सियाचिन यहाँ पे लिख दे रहे हैं, लद्दाख और सियाचिन ग्लेशियर, सियाचिन ग्लेशियर में पड़ता है। ये इंदिरा कॉल हो गया, ठीक, ये इंदिरा कॉल हो गया। अब इसका जो अक्षांशीय स्थिति क्या है इसको लिख दे रहे हैं। तो 8 डिग्री 4 मिनट इसकी थी, इसकी होती है 37 अंश 6 मिनट, ठीक। ये इसकी अक्षांशीय स्थिति हो गई। अब बात करते हैं भारत के सबसे पश्चिमी बिंदु की। तो भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु यहाँ पे होगा, और इसको कहते हैं गौर माता या गौहर माता। गौर माता या गौहर माता इसका नाम होता है। अब इसकी अक्षांशी ये है कहाँ पे, पहले ये देखते हैं। तो ये गौर माता या गौहर माता कहाँ पे है? तो ये गुजरात में है। हम्म अब इसकी अक्षांशी स्थिति की अगर बात कर लें तो कितनी होती है? इसकी अक्षांशी स्थिति हमारी हो जाएगी 68 अंश 7 मिनट पूर्वी, ईस्ट देशांतर, ठीक। तो 68 अंश 7 मिनट पूर्वी देशांतर होती है। अब बात कर लें यहाँ पे सबसे पूर्वी बिंदु की। सबसे पूर्वी बिंदु कहाँ पे है? तो भारत का सबसे पूर्वी बिंदु यहाँ पे मान लिया ना, तो इसको कहते हैं क्या? तो इसका नाम होता है किबिथु। इसको कहते हैं किबिथु। और ये है कहाँ पे? तो ये है अरुणाचल में, अरुणाचल प्रदेश। ये अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है। और इसकी अक्षांशीय स्थिति की अगर बात कर लें तो इसकी अक्षांशीय स्थिति कितनी होती है? तो ये होती है 97 डिग्री 25 मिनट होती है। ये हमारा अक्षांशीय स्थितियों का पूरा हम सिस्टम देख रहे हैं। अब उसके बाद समझते हैं, इसके बाद एक और 2 पॉइंट और होते हैं भारत में, कि भारत का सबसे उत्तरी बिंदु और भारत का सबसे मुख्य भूमि का दक्षिणी बिंदु, इनके बीच की दूरी कितनी होती है? इनके बीच की दूरी कितनी होती है इसको समझते हैं। तो इनके बीच की दूरी होती है 3214 किलोमीटर। और बात करते हैं भारत के पूर्वी बिंदु और भारत का पश्चिमी बिंदु, इनके बीच की दूरी कितनी होती है? तो ये होती है 2933 किलोमीटर। ये समझ सकते हैं आप। तो ये भी एग्जाम्स के नजरिए से बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं। 3214 किलोमीटर, 2933 किलोमीटर, ठीक। तो ये हमारा पूरे भारत का जो मैप का हमारा जो एक उत्तर से दक्षिणी ये चीजें हम यहाँ पे हम समझ सकते हैं। उसके बाद इसमें क्या पॉइंट छूट रहे हैं? तो उसके बाद लगभग यहाँ पे हमारे सारे पॉइंट क्लियर हो रहे हैं। हम्म, तो ये सब चीजें आप यहाँ पे ये अब यहाँ पे टॉपिक इंड होता है इसका। भारत का आकार और स्थिति और भारत के जितने भी हमारे सामान्य परिचय की चीजें हो गई। अब इसके बाद जो दूसरा लेक्चर होगा वो होगा भारत के पड़ोसी देशों का। इसमें हम लोग भारत के पड़ोसी देशों की सीमाओं को देखेंगे, कितने किलोमीटर क्या सीमाएं लगती हैं, कौन सी सीमाएं किन राज्यों से होकर जाती हैं ना, इन सभी चीजों को। और स्पेशली जो पड़ोसी देश होते हैं कुछ इंपॉर्टेंट, उनसे कौन कौन से विवाद हैं उनको समझेंगे। जैसे चीन हो गया, हमारा पाकिस्तान हो गया, इनसे हमारी जो सीमा रेखाएं हैं, इन सीमा रेखाओं को नाम क्या देते हैं, इनके मध्य देशों के मध्य विवाद क्या है, हाँ ये एग्जाम्स में हमारे अक्सर आते हैं, तो इनको हम समझेंगे। तो आशा करते हैं आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी, ठीक है। तो ये हमारा आज की क्लास का पूरा कॉन्सेप्ट हो गया। तो आशा करते हैं आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा होगा लाइक करिएगा, कमेंट करके बताइएगा आपको क्लास आज की कैसी लगी है, ठीक है। थैंक यू।